हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिटी बॉक्स क्वेश्चंस क्विज पार्ट 6 के बारे में। तो इससे पहले दोस्तों हम इस सीरीज में 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम मॉर्निंग में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और आप लोगों में से काफ़ी सारे दोस्त उसके आंसर्स देते हैं और उसी का फिर हम सॉल्यूशन कराते हैं। और वहीं आज लाइव सॉल्यूशन का इसका पार्ट 6 रहेगा। तो इससे पहले के 5 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यह काफ़ी हेल्पफुल सीरीज रहने वाली है। और दोस्तों डेली आप मॉर्निंग में जो हम क्विज करवाते हैं वहां पर भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हम पूछते हैं तो उनके आंसर देने की आप कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं या फिर फेसबुक ग्रुप या फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है आज का कि उत्तराखंड में खारी क्या है। ऑप्शन है आभूषण, खाद्य पदार्थ, अन्न मापक पात्र और लोक नृत्य। तो उत्तराखंड में खारी दोस्तों अन्न मापक पात्र है। ठीक है, क्या है? अन्न मापक पात्र है। 7वीं शताब्दी के कुमाऊं गढ़वाल के रोहलखंड के शासक दोस्तों कौन थे? विष्णुवर्मन। विष्णुवर्मन के तालेश्वर जो एक ताम्रपत्र मिला है उसमें खारी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि अन्न मापक पात्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि अन्न को मापने वाले एक बर्तन के रूप में इसे जाना जाता है। जैसे कि हम द्रोण पढ़ते हैं, नाली पढ़ते हैं, माड़ा पढ़ते हैं, पाथा पढ़ते हैं, उसी टाइप से हमारा क्या होता है? खारी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? तो विष्णुवर्मन के तालेश्वर ताम्रपत्र में इसका वर्णन मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में स्थित गागरीगोल स्थान, जहां से 1992-93 में खुदाई के दौरान आंशिक रूप से खंडित सभागार प्राप्त हुए हैं, किस नदी के तट पर स्थित है? तो गागरीगोल दोस्तों अगर हम बात करें तो ये पड़ता है बागेश्वर जनपद में, बैजनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है क्या? गागरीगोल। और किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है क्या दोस्तों? गागरीगोल। बैजनाथ मंदिर समूह भी गोमती नदी के किनारे स्थित है और वहीं गागरीगोल भी गोमती नदी के किनारे ही स्थित है, जहां पर 1992-93 में खुदाई के दौरान आंशिक रूप से खंडित सभागार प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस स्थान से खुदाई के दौरान आंशिक रूप से खंडित सभागार प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं गागरी गोल। ठीक है, और ये गागरी गोल कहां पड़ता है? तो ये बागेश्वर जनपद में पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, और बागेश्वर कौन सी नदी के तट पर पड़ता है दोस्तों? बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर पड़ता है, जहां पर हमारा बागनाथ मंदिर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पूजित कुल देवता गंगनाथ देवता का मूल नाम क्या था? तो अगर आप गंगनाथ देवता की आपने कहानी सुनी होगी तो एक प्रेम कथा है, काफी अच्छी कहानी है दोस्तों। अगर आपने नहीं सुनी है तो आप सुन सकते हैं। तो जो गंगनाथ देवता थे उनका मूल नाम क्या था ये पूछा गया, तो इसका आंसर है क्या? गंगचंद। गंगनाथ देवता का मूल नाम क्या था दोस्तों? ये था गंगचंद। ठीक है, और ये एक नेपाल के राजा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो प्रेमिका थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था भाना। ठीक है, इनकी जो प्रेमिका नाम थी वो भाना। ठीक है, ऐसा माना जाता है दोस्तों भाना के लिए ही गंगनाथ जी ने नेपाल में अपना जो राजकाज था वह छोड़कर वह उत्तराखंड आ गए थे अल्मोड़ा में। ठीक है, और इनकी कहानी के ऊपर मैं जल्दी आपको वीडियो भी दूंगा एक काफ़ी अच्छी। ठीक है, और अगर इनका पूरा नाम बात करें तो ये था गंगचंद। अगर इनके पिता का नाम बात करें दोस्तों तो इनके पिताजी का नाम से क्या था? वैभव चंद। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि गंगनाथ देवता के पिता का नाम क्या था? तो इनका नाम था वैभव चंद। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? वो था प्योला रानी। ठीक है, और दादा का नाम केसर चंद और दादी का नाम था इंदुमती, और ये नेपाल के एक राजा के रूप में जाने जाते हैं और नाथपंथी जोगी के रूप में इन्हें जाना जाता है, नाथपंथी जोगी के रूप में। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि गोलू देवता का संबंध उत्तराखंड के किस स्थान से है? ठीक है, तो वो था हमारा कहाँ से? चंपावत से। ठीक है, क्योंकि चंपावत में ही गुरु देवता का मेन मंदिर स्थित है। वैसे तो अल्मोड़ा में भी स्थित है, नैनीताल में भी स्थित है, लेकिन चंपावत में उनका मूल उद्गम स्थान माना जाता है। उसी प्रकार से अगर गंगनाथ जी के संबंध में क्वेश्चन आएगा तो इनका मूल स्थान अगर वैसे देखा जाए तो वो है नेपाल। ठीक है, लेकिन अगर उत्तराखंड के संबंध में देखा जाए तो इनका मूल स्थान कहाँ था? वो था अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ? अल्मोड़ा में। तो इतने पॉइंट आप लोगों ने अब नोट डाउन कर लिए होंगे। इनका पूरा नाम था गंगचंद, इनके पिताजी का नाम था वैभव चंद या भवे चंद भी कहा जाता है, और इनकी माताजी का नाम था प्योला रानी, और इनकी जो प्रेमिका थी वो थी भाना। ठीक है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इनकी, कभी बताएंगे उसके बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष ब्रिटिश गढ़वाल का प्रशासनिक केंद्र श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1840 में। देखिए क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष ब्रिटिश प्रशासन का प्रशासनिक केंद्र श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था। देखिए दोस्तों हमें पता है 1815 में होती है संगौली की संधि। ठीक है, संगौली की संधि होती है अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में। उसके पश्चात सुदर्शन शाह को दोस्तों एक करारनामे के अनुसार टिहरी रियासत का क्षेत्र दे दिया जाता है, यानी कि टिहरी का क्षेत्र दिया जाता है। बाकी जो गढ़वाल का बचा हुआ भाग होता है और कुमाऊं का बचा हुआ भाग होता है वहां पर शासन करते हैं कौन? अंग्रेज। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश। उसके बाद दोस्तों जो गढ़वाल का
एरिया था जहां पर अंग्रेजों ने शासन किया, तो उनकी स्टार्टिंग में गढ़वाल में जो मुख्य क्षेत्र था वो कहाँ पे था, श्रीनगर। मुख्य जो उनका प्रशासनिक केंद्र था वह था श्रीनगर। और 1815 से लेकर दोस्तों 1840 तक श्रीनगर को ही उन्होंने अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया था, ठीक है। उसके बाद 1839 में दोस्तों क्या हुआ कि पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन हुआ, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन कब हुआ, 1839 में हुआ, ठीक है। और 1839 में जब पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन हुआ तो उसी के एक वर्ष पश्चात 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का प्रशासनिक केंद्र श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। तो प्रश्न अब यहां से किस प्रकार से आपसे बन सकते हैं, प्रश्न इस प्रकार से भी दोस्तों आपसे बन सकता है कि ब्रिटिश गढ़वाल का प्रशासनिक केंद्र श्रीनगर में कितने समय तक रहा था, ठीक है। तो रहा था कितने, 25 वर्षों तक, 1815 से 1840 तक, ठीक है। और स्थानांतरित कब हुआ, 1840 में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन पूछेगा तो वह है कौन सा, 1839 में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रतन कवि छेमराज ने गढ़वाल के किस राजा को मनोहरी गढ़वाल का तुराशाह बताया है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि रतन कवि छेमराज ने गढ़वाल के किस राजा को मनोहरी गढ़वाल का तुराशाह बताया है। तो फतेहपति शाह को दोस्तों रतन कवि के द्वारा क्या बताया गया है, मनोहरी गढ़वाल का तुराशाह बताया गया है। अब जो रतन कवि है दोस्तों, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कौन सी, फतेह प्रकाश, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फतेह प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो रतन कवि है जिन्हें कवि छेमराज के नाम से भी जाना जाता है। और इनके द्वारा दोस्तों फतेह प्रकाश की पुस्तिका में ही फतेहपति शाह को मनोहरी गढ़वाल का तुराशाह बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दयाली सेरा हिम क्रीड़ा स्थली कहाँ स्थित है, ठीक है। तो दयाली सेरा हिम क्रीड़ा स्थली काफी फेमस है दोस्तों, और ये कहाँ स्थित है, ये चमोली जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कि दोस्तों मेनली एक हिम क्रीड़ा स्थली के रूप में जाना जाता है, इसे दयाली सेरा या फिर दयाली सेरा भी कहा जाता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 22 के आसपास शेरों का या फिर खेतों का एक विशाल मैदानी क्षेत्र स्थित है जहां पर हिम क्रीड़ा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इसी के पास में दोस्तों ऐसा माना जाता है कालीगाड़ नामक स्थान पर एक कुंड भी है, ठीक है। और इतनी चीजें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो दयाली सेरा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है चमोली जनपद में, ठीक है। और वहीं मंडल सेरा अगर पूछेगा तो मंडल सेरा पड़ता है कहाँ पे, बागेश्वर में, ठीक है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अगर पूछा जाएगा कि दयाली सेरा जो हिमक्रीड़ा स्थली है किस नदी के तट पर स्थित है, इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों कालीगाड़ नदी के तट पर स्थित है और उसी के आसपास में विरही गंगा नदी भी बहती है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कालीगढ़ कुंड कहाँ स्थित है, क्या कालीगढ़ कुंड, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कालीगढ़ कुंड है, तो ये भी चमोली जनपद में ही स्थित है, दयाली सेरा के पास में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दुधियाड़ देवी उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, ठीक है। और इस उत्सव के बारे में दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दुधियाड़ देवी उत्सव का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो 12 वर्षों के अंतराल में दुधियाड़ देवी उत्सव का आयोजन होता है दोस्तों, टिहरी और उत्तरकाशी दोनों क्षेत्रों में, ठीक है। तो टिहरी और उत्तरकाशी जनपद के बूढ़ा केदार क्षेत्र के लगभग पौनाड़ा के लगभग 25 से 30 गांवों में दोस्तों 12 वर्ष के अंतराल में दुधियाड़ देवी उत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। इसमें देवी का डोला निकाला जाता है और उसे फिर घुमाया जाता है उत्तरकाशी और टिहरी के आसपास के उन गाँवों में, और यहाँ पर देवता का अवतरण भी होता है। तो वो तो चीज़ें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि दुधियाड़ देवी उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, टिहरी और उत्तरकाशी में, और 12 वर्षों के अंतराल में इसका आयोजन किया जाता है। मेनली बूढ़ा केदार क्षेत्र के पौनाड़ा गाँव के आसपास के जो 20 से 25 गाँव हैं वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और मेनली माघ या फिर पौष माह में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है, या फिर आप एक दुधियाड़ देवी यात्रा भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रमुख उद्देश्य जनहित या जन अभिरुचि के किसी मामले पर सूचना देना अथवा किसी भ्रांति या गलतफहमी का निवारण करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या, प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है। अगर हम प्रेस विज्ञप्ति की बात करें दोस्तों तो सरकार के द्वारा जो भी न्यूज़पेपर्स में विज्ञप्ति निकाली जाती है उसे हम कहते हैं क्या, प्रेस विज्ञप्ति। यानी कि दोस्तों महत्वपूर्ण कोई सरकारी आदेश या फिर प्रस्ताव या फिर निर्णय जिसकी सूचना सभी लोगों को बतानी आवश्यक होती है, तो उसी सूचना को समाचार पत्रों में छपाए जाने पर जो ये प्रोसेस होती है इसी को हम कहते हैं क्या, विज्ञप्ति। यानी कि हम कहते हैं कि ना जैसे हमारी कोई वैकेंसी आती है तो हम उसे कहते हैं कि यार वैकेंसी आ गई है, यानी कि विज्ञप्ति आ गई है। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने लॉन्च करी कौन सी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अब उस योजना के बारे में अगर उसे जनमानस में बताना है तो उसका दिया जाएगा कि उसकी प्रेस विज्ञप्ति जाएगी न्यूज़पेपर को, और प्रेस विज्ञप्ति की या
जो भी खासियत होती है उसमें ये होती है कि जैसा भी प्रेस विज्ञप्ति भेजी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा अखबार को या समाचार पत्र को वैसी ही छापनी पड़ेगी, यानी कि वह उसमें कुछ भी कट वुट नहीं कर सकता है। हाँ, एक बार संशोधन के लिए जरूर पूछ सकता है। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस विज्ञप्ति होती है जिसका प्रमुख उद्देश्य जनहित या जन अभिरुचि के किसी मामले पर सूचना देना, यानी कि कोई भी मामला है उस पर सूचना देना, या किसी जो गलतफहमी है या भ्रांति है उसका निवारण करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है 27 जुलाई से, ठीक है। और लगभग 6 से 7 महीने का ये दोस्तों कोर्स रहेगा आपका, और इसमें आपको टोटल दिए जाएंगे 30 प्रैक्टिस सेट्स, और पूरा कोर्स वीडियो के माध्यम से रहेगा। डेली मॉर्निंग में मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियो दी जाएगी, और 6 से 7 महीने तक डेली आपका सीक्वेंस रहेगा। उत्तराखंड दोस्तों आपको काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाई जाएगी। तो अगर आप इस कोर्स से हमारा जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। इसी के साथ साथ 7417510616 से इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और 2500 रुपये इसकी फीस रहेगी। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं और उत्तराखंड को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि फीस ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ेंगे तो आपको एक्चुअली में रियलाइज हो जाएगा कि ये फीस कोई भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि 300 से 350 रुपये पर मंथ के आसपास ये फीस बैठेगी। और काफ़ी सारे उसमें हम आपको एडिशनल पीडीएफ्स भी देते हैं और जानकारियाँ भी देते हैं। बाकी उत्तराखंड का पूरा कंप्लीट कोर्स तो कराते ही कराते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए पहला वाक्य क्या है, पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए। ये सही लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। यहां पर अगर ऐसा होता कि पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए तो बिल्कुल सही वाक्य था। बच्चे ने रोया, ऐसा तो कोई वाक्य होता ही नहीं, शुद्ध वाक्य नहीं, बच्चा रोया डायरेक्टली ये होता है, ठीक है। अगला क्या होता है, मैंने दूध पीकर स्कूल किया। अब यहाँ पे मैंने नहीं होता दोस्तों, मैं दूध पीकर स्कूल गया, ठीक है, तो ये भी अशुद्ध है। मोहन खूब हंसा, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। बाकी इनके शुद्ध वाक्य मैंने आपको बता दिया है, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, बच्चा रोया और मैं दूध पीकर स्कूल गया। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया था, तो ऑप्शन डी हमारा शुद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ऊंची दुकान और फीके पकवान मुहावरे का अर्थ है दोस्तों बाह्य आडंबर। जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई आदमी बाहर से काफी बड़ा अपने आप को दिखाना चाहता है, बिल्कुल ब्रांडेड कपड़े पहनता है, ब्रांडेड चीजें पहनता है, लेकिन अंदर खत्म है, यानी कि एक झोपड़ी में रहता है। बाहर से भले ही लोगों को देख के ऐसा लगता हो कि ये अमीर है, ये है, वो है, अपने शौक पूरी करता है, लेकिन एक्चुअली अगर अंदर जाके आप देखेंगे तो उसके पापा मजदूरी करते हैं या माँ मजदूरी करती है या वो घर का पालन करते हैं। तो यही सब चीज़ें, उसी का एक अर्थ है क्या, ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है। यानी कि भाई आडंबर करना, अपने आप को ज़्यादा बड़ा बताना या फिर अपनी प्रशंसा करना, आप इसे कह सकते हैं। भाई आडंबर करना यानी कि अपने आप को बड़ा दिखाना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। लवण, नक्षत्र, पक्षी और नैन। तो प्रश्न पूछा गया कि कौन सा हमारा तत्सम शब्द नहीं है, तो नैन दोस्तों तत्सम शब्द नहीं है। और नैन का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है नयन। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमें संस्कृत से हूबहू ले लिए गए हैं दोस्तों। जैसे कि लवण है, लवण को जैसे ही संस्कृत में भी लवण ही कहते हैं और यहाँ पे भी लवण ही कहते हैं, ठीक है। और इसका अगर लवण का तद्भव पूछा जाएगा तो इसका तद्भव होता है नॉन, क्या, नॉन। ऐसे नक्षत्र है दोस्तों, तो नक्षत्र का जो तद्भव होता है वो होता है क्या, नखत। पक्षी है, पक्षी का जो तद्भव होता है वो होता है दोस्तों पंछी, ठीक है। वहीं जो नयन है दोस्तों ये क्या है, एक तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि ये कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। और नयन इसका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर करिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध अष्टछाप से नहीं है, ठीक है। तो अष्टछाप से दोस्तों तुलसीदास का संबंध नहीं है। किसका, तुलसीदास का संबंध अष्टछाप से नहीं है। जबकि सूरदास, छीत स्वामी, कुंभदास का संबंध अष्टछाप से है, ठीक है। और अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अष्टछाप का जहाज कहा जाता है किसे, सूरदास को। और एक बार यूके ट्रिपल एससी ने यहां से डायरेक्टली प्रश्न पूछा है दोस्तों कि अष्टछाप का संबंध किससे है। तो अष्टछाप का संबंध है 8 कवियों से, 8 कवियों से, ठीक है। कभी हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कुमाऊं और गढ़वाल को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला के रूप में बधाण पर्वत और नंदा देवी पर्वत को जाना जाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा नंदा देवी पर्वत है इसी का प्राचीन नाम था क्या दोस्तों, बधाण पर्वत, क्या, बधाण पर्वत। और ये कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। आपने बधाणगढ़ के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, बधाणगढ़ का युद्ध होता है, ग्वालदम के पास में ही स्थित है बधाणगढ़। और वहीं पर जो हमारा कुमाऊं और गढ़वाल को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला और उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ठीक है, वो कौन सी है, नंदा देवी पर्वत ही है, जिसे हम बधाण पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यमुना घाटी से गंगा घाटी में जाने के लिए किस पर्वत श्रेणी को पार करना पड़ता है, ठीक है। तो
तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि यमुना घाटी से गंगा घाटी में जाने के लिए किस पर्वत श्रेणी को पार करना पड़ता है। तो राड़ी पर्वत श्रेणी को पार करना पड़ता है दोस्तों यमुना घाटी से गंगा घाटी में जाने के लिए, ठीक है। और ये राड़ी पर्वत श्रेणी कहां पड़ती है, ये पड़ती है उत्तरकाशी जनपद में। तो इंपॉर्टेंट है, राड़ी पर्वत श्रेणी कहां पड़ती है, उत्तरकाशी जनपद में पड़ती है, ठीक है। और इसी को पार करके यमुना घाटी से गंगा घाटी में जाया जा सकता है, ठीक है। और यमुना घाटी आप लोगों को पता है यमुना कहां कहां बहती है दोस्तों, यमुना मेनली यमुनोत्री से उसका उद्गम होता है, उत्तरकाशी से, और वहां से देहरादून से बहते हुई राज्य से बाहर निकल जाती है, हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए। वहीं गंगा की बात करें तो गंगा का उद्गम भागीरथी के रूप में होता है दोस्तों, ठीक है, गंगोत्री हिमनद से, और वहां से आगे देवप्रयाग में वो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वहां से उसे गंगा के नाम से जाना जाता है, और फिर वो हरिद्वार से आगे होते हुए बह जाती है, ठीक है, और मतलब राज्य से बाहर निकल जाती है। तो राड़ी पर्वत श्रेणी का है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। गंगोत्री पर्वत श्रेणी भी कहाँ स्थित है, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, भागीरथी नदी का उद्गम होता है, तो ये भी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू की गई थी। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और काफी डाउट भी था लोगों को इसमें। तो उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या नीति दोस्तों 2002 में लागू की गई थी, ठीक है। जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू की गई थी, 2002 में, ठीक है। वहीं अगर आप भारतीय जनसंख्या नीति की बात करें तो भारतीय जनसंख्या नीति एक दोस्तों 2000 में लागू की गई थी लास्ट टाइम पे, और उसका लक्ष्य है 2045 तक 2000 में जो जनसंख्या थी उसको कंट्रोल करके रखना, ठीक है। और वहीं उत्तराखंड की जो जनसंख्या नीति थी वह किस वर्ष लागू हुई थी, वो हुई थी 2002 में, ठीक है। कब, 2002 में। और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड राज्य की प्रथम जनगणना कब हुई थी, 2001 में हुई थी। उसके बाद कब हुई थी, 2011 में। और अब 2021 में हमारी फिर से नई जनगणना होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2002। अगला हमारा क्वेश्चन, अगले तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन ये दोस्तों बता ही रखे हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइएगा। और कुछ टॉपिक्स जो कि आप लोगों को अगर कवर कराने हैं, या आप कुछ टॉपिक्स आगे पढ़ना चाहते हैं जीके के माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अपने सुझाव भी आप देख सकते हैं कि चैनल को थोड़ा सा कैसे इंप्रूव किया जाए। अगर यहाँ पे अगर कोई और टेस्ट सीरीज या फिर लाइव टेस्ट सीरीज शुरू की जाए तो कैसा रहेगा। तो आप लोगों के जो रिव्यूज रहेंगे वो काफ़ी जरूरी है हमारे लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बगल में जो बेल आइकन की बनी हुई आ रही है उसे भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि सभी लोगों को हमारे इस चैनल के बारे में पता लग पाए। धन्यवाद दोस्तों।